नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय और चर्चित प्रेम कथा गुनाहों का देवता की। धर्मवीर भारती द्वारा लिखित यह उपन्यास सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं है, बल्कि यह भावनाओं, त्याग, आदर्शों और असफल प्रेम की एक गहरी गाथा है। यह किताब सालों से पाठकों के दिलों पर राज कर रही है। इसमें प्रेम है, पीड़ा है, त्याग है और सबसे अहम, इंसान के भीतर छिपे आदर्श और गुनाहों का द्वंद्व है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको गुनाहों का देवता की पूरी कहानी सुनाएंगे और समझेंगे कि क्यों यह उपन्यास हिंदी साहित्य की अमर कृतियों में गिना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। धर्मवीर भारती हिंदी साहित्य के उन रचनाकारों में आते हैं जिन्होंने आधुनिक हिंदी उपन्यास को एक नई पहचान दी। गुनाहों का देवता उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है, जो पहली बार 1949 में प्रकाशित हुई थी। यह उपन्यास एक साधारण प्रेम कथा नहीं, बल्कि उस दौर के सामाजिक और नैतिक मूल्यों का भी प्रतिबिंब है। भारती जी ने इस उपन्यास को युवा मन के द्वंद्व, आदर्शवाद और भावनात्मक जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए लिखा है। इसी वजह से यह किताब कॉलेज जाने वाले युवाओं से लेकर गंभीर साहित्य प्रेमियों तक सबके बीच लोकप्रिय हुई है। तो इसमें आगे देख लेते हैं मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। इस उपन्यास की आत्मा इसके पात्र में है। चलिए एक एक करके इन्हें जानते हैं। पहला पात्र है चंद्रकांत, यानी चंद्र। उपन्यास का नायक है। मेडिकल कॉलेज का होनहार छात्र, आदर्शवादी, गंभीर और आत्मसम्मान से भरा हुआ युवक। वह प्रेम करता है, लेकिन अपने प्रेम को कभी शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता। उसका प्रेम त्याग और पीड़ा से भरा है। दूसरा पात्र है सुधा, उपन्यास की नायिका। मासूम, चंचल, भावुक और दिल से भोली सुधा चंद्र की पड़ोसन है और दोनों का बचपन से ही गहरा रिश्ता है। सुधा चंद्र को समझती है, लेकिन समाज और परिस्थितियों के कारण उसका प्रेम अधूरा रह जाता है। तीसरा पात्र है डॉक्टर शुक्ला, सुधा के पिता, सिद्धांतवादी और कठोर स्वभाव के। वे अपनी बेटी की शादी और जीवन के फैसले अपने आदर्शों और मान्यताओं के हिसाब से लेते हैं, जिससे सुधा और चंद्र का रिश्ता अधूरा रह जाता है। चौथा पात्र है रमेश, सुधा का पति, पढ़ा लिखा, आधुनिक सोच वाला युवक, लेकिन भावनात्मक रूप से उतना गहरा नहीं जितना चंद्र। पांचवा पात्र है पंपी, चंद्र की सहपाठी और उसकी मित्र। पंपी चंद्र से प्रेम करती है, लेकिन चंद्र का हृदय सुधा में अटका रहता है। छठवां अन्य पात्र सुधा की सहेलियां, मोहल्ले के लोग, कॉलेज के छात्र आदि, जो कहानी को जीवंत बनाते हैं। तो अब चलिए इस उपन्यास की क्रमवार घटनाएं देख लेते हैं। कहानी की शुरुआत होती है चंद्र और सुधा के बचपन से। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरा लगाव हो जाता है। कॉलेज पहुंचने तक चंद्र का जीवन पूरी तरह सुधा के इर्द गिर्द घूमता है। सुधा चंचल है, शरारती है, लेकिन चंद्र गंभीर है। दोनों की प्रकृति भले ही अलग हो, लेकिन एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दूसरा, चंद्र का मौन प्रेम। चंद्र सुधा से गहरा प्रेम करता है, लेकिन कभी कह नहीं पाता। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह अपनी भावनाओं को दबा कर रखता है। सुधा भी चंद्र को समझती है, लेकिन समाज की परंपराएं, पिता की इच्छाएं और स्त्री के बंधन उसे पीछे खींचते हैं। तीसरा है सुधा की शादी। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब सुधा के पिता उसकी शादी किसी और से कर देते हैं। सुधा चाह कर भी चंद्र के लिए आवाज़ नहीं उठा पाती। चंद्र टूट जाता है,
लेकिन फिर भी अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता। यहीं से शुरू होती है पीड़ा और त्याग की असली यात्रा। चौथा है चंद्र का संघर्ष। सुधा की शादी के बाद भी चंद्र उसे भुला नहीं पाता। उसके जीवन में पंपी जैसी लड़की आती है जो उससे सच्चा प्रेम करती है, लेकिन चंद्र का दिल सुधा में अटका रहता है। चंद्र अपने आदर्शों, समाज और व्यक्तित्व भावनाओं के बीच संघर्ष करता रहता है। पांचवा है सुधा का अधूरा जीवन। सुधा शादी के बाद अपने वैवाहिक जीवन में खुश नहीं रह पाती। उसका मन हमेशा चंद्र के साथ जुड़ा रहता है। वह चाहकर भी रमेश को पूरी तरह अपनाती नहीं। सुधा का जीवन एक अधूरी तलाश बन जाता है। छठवां है त्रासदी और अंत। कहानी का अंत बेहद ही मार्मिक है। सुधा और चंद्र का प्रेम कभी पूरा नहीं हो पाता। सुधा सामाजिक परंपराओं में बंधी रह जाती है और चंद्र अपने त्याग और आदर्शवाद में बंधा रह जाता है। यह उपन्यास हमें यह एहसास कराता है कि कभी कभी प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि त्याग और समर्पण का भी नाम है। अब चलिए पात्रों का विश्लेषण कर लेते हैं। पहला पात्र है चंद्र, एक ऐसा चरित्र जो आदर्शों और भावनाओं के बीच पिसता है। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह अपने दिल की बात कभी कह नहीं पाता। दूसरा पात्र है सुधा, भारतीय समाज की उस लड़की का प्रतीक है जो अपनी इच्छाओं और प्रेम को दबाकर पिता और समाज के निर्णयों को स्वीकार करती है। तीसरा पात्र रमेश, आधुनिक लेकिन भावनात्मक गहराई से दूर। चौथा पंपी, प्रेम में सच्ची लेकिन उपेक्षित। अब चलिए देख लेते हैं इसमें हमें क्या क्या संदेश मिलता है। यह उपन्यास सिर्फ प्रेम कथा नहीं है, बल्कि इसमें कई गहरे संदेश भी छिपे हुए हैं। पहला संदेश हमें जो इसमें झलकता हुआ दिखाई देता है वो है त्याग और प्रेम। असली प्रेम वही है जिसमें पाने से ज़्यादा देने की भावना हो। दूसरा है समाज और परंपरा। उस दौर के समाज की कठोर परंपराएं प्रेम को अधूरा छोड़ देती हैं। तीसरा है आदर्श। इंसान अक्सर आदर्शों और वास्तविक जीवन के बीच फंस जाता है। चौथा जो संदेश मिलता है वो है स्त्री का संघर्ष। सुधा का चरित्र उस स्त्री की पीड़ा को दिखाता है जिसे अपनी इच्छाओं का बलिदान करना पड़ता है। इस उपन्यास को धर्मवीर भारती ने बहुत ही सरल, भावनात्मक और प्रवाहमयी भाषा में लिखा है। संवाद इतने सजीव हैं कि पाठक खुद को पात्रों के साथ महसूस करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, गुनाहों का देवता सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि यह उन अधूरे सपनों, अनकहे जज्बातों और समाज की बेड़ियों की कहानी है जो इंसान के जीवन को अधूरा छोड़ देती है। यही वजह है कि यह उपन्यास आज भी लाखों पाठकों के दिलों में जिंदा है। सुधा और चंद्र का अधूरा प्रेम हमें यह सिखाता है कि प्रेम कभी कभी सिर्फ पाने का नाम नहीं होता, बल्कि त्याग, समर्पण और आत्म बलिदान का भी नाम है। तो दोस्तों, यह थी धर्मवीर भारती के अमर उपन्यास गुनाहों का देवता की पूरी बुक समरी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही शानदार साहित्यिक कहानियाँ आप तक पहुंचती रहें। और आप इस बुक को अगर पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उसे घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।